देखो, सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क का। ये सुना हुआ लग रहा है कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है? अगर कोई पूछे कि फ्रेमवर्क क्या है तो क्या बोलोगे? प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? तो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है? एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ पैटर्न्स बने बनाए रहते हैं। बस मुझे इनपुट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके खुद ब खुद मुझे आउटपुट दे देता है। इसको आप एक नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हो, डे टू डे लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर मान लो कि मुझे कॉफ़ी बनानी है, तो कॉफ़ी बनाने का दो तरीका। एक हुआ कि मैनुअली हम कॉफ़ी बनाएं, पहले पेस्ट तैयार करें, फिर कॉफ़ी तैयार होगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो कभी समय ज़्यादा भी लग सकता है, कभी कम भी लग सकता है, कभी क्वांटिटी भी डिफरेंट हो सकता है, तो क्वालिटी भी डिफरेंट हो सकता है अलग अलग टाइम पे, और ओवरऑल टाइम भी कप ऑफ कॉफ़ी को प्रिपेयर करने में ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर एक कॉफ़ी बाइंडिंग मशीन लगा दिया गया है तो उसमें क्या है, बना बनाया फॉर्मेट है, बस मुझे कॉफ़ी पाउडर डालना है, बटन एक प्रेस करना है, सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी में कॉफ़ी हमें मिल जाएगा। समय क्या लगा? बहुत कम। तो ये जो कॉफ़ी बाइंडिंग मशीन है, जहाँ की बस मुझे कॉफ़ी पाउडर इनपुट करना है, बाकी क्या प्रोसेस होगा सारा कुछ टेक केयर कौन करेगा? मशीन करेगा, जिसमें ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक प्री डिफाइंड लॉजिक, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स बने बनाए हैं। तो वो जो बने बनाए प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, सेट ऑफ रूल्स है, जो डिज़ाइन है, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स, डिज़ाइन और फॉर्मेट्स को क्या बोलेंगे? फ्रेमवर्क बोलेंगे। तो फ्रेमवर्क यूज़ करने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि टाइम ओवरऑल कम लगेगा किसी भी डेवलपमेंट में। अगर हम स्क्रैच से खुद से कोडिंग करते हैं विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर हम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो टाइम कम लगेगा। लेकिन फ्रेमवर्क के साथ यही है कि पहले फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर है वैसे ही रखना है, कैसे यहाँ पे चेयर रख दिए। लेकिन अगर एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना होता तो आप जहाँ भी चाहें वहाँ चीज़ों को नहीं रखेंगे, जहाँ उसके लिए पहले से प्लेस फिक्स्ड है आपको वहीं पे रखना है, तभी आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि फ्रेमवर्क क्या है तो क्या बोलेंगे? फ्रेमवर्क एक प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं बोलोगे, प्रीडिफाइंड फॉर्मेट है, लेआउट है, स्ट्रक्चर है, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। और फ्रेमवर्क का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी तरह के डेवलपमेंट को फास्ट कर सके, सिक्योर कर सके। तो अगर हम बात करें व्हाट इज फ्रेमवर्क, अगर व्हाट इज फ्रेमवर्क इन प्रोग्रामिंग, तो क्या कह रहा है ये? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, a software framework is an abstraction in which software providing generic functionalities can be selectively changed by additional user written code। अब ये बातें बहुत समझ में नहीं आ रही होंगी, इसको और अगर सिंपल टर्म में मैं बात करूं, कोई कुछ बोल रहा था कि आपस में बतिया रहा है। Framework is like a structure that provide a base for the application development process. With the help of a framework, you can avoid writing everything from scratch। ये बिल्कुल सही बात है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Framework provide a set of tools and elements that help in the speedy development process। कह सकते हैं it act like a template that can be used and even modified to meet the project requirement। कह सकते हो। तो ये जो डेफिनेशन है लगभग सही है, इसमें कुछ चीज़ें और हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, फ्रेमवर्क के ऊपर। इट इज सेट ऑफ रूल्स, इट इज सेट ऑफ रूल्स, guidelines and predefined structure. It is a set of rules, guideline and predefined structure that allow us to develop any kind of application or website in less time with security and less number of bugs. तो ये हम अपने मन से कुछ जोड़े हैं। ये क्या है, बना बनाया एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक गाइडलाइन है, मतलब कैसे आपको कोड लिखना है, इसके लिए इसमें क्या है, पहले से सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है, गाइडलाइन बनाया गया है। और क्या है, इसका एक पहले से बना बनाया स्ट्रक्चर होता है जो हमें अलाउ करता है किसी भी तरह के एप्लीकेशन या वेबसाइट को कम समय में और भी सिक्योरिटी के साथ और कम नंबर ऑफ एरर्स के साथ डेवलप करने में। फिर हमने लिखा है फ्रेमवर्क इज लाइक अ स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क क्या है, समझ लो ढांचा है। जैसे कि घर में अगर मम्मी मान लो कि वो ठेकुआ उका बनाती थी या पिड़किया वगैरह, तो उसके लिए हुआ कि मैनुअली अगर हाथ से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग शेप आएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब इसके लिए बना बनाया क्या लिया गया, एक शेप ले लिया गया। अब उस शेप में अगर यूज़ करेंगे तो एक तो फिर डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगा और अब प्रॉपर शेप एक ही शेप का आएगा और समय भी कम लगेगा, एरर के भी चांसेस कम है। मान लो यहाँ कोई बैचलर रहता है, कभी भी रोटी गोल नहीं बनेगा, तो अगर गोल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर रोटी वाला भी मशीन आ गया है, अगर उस मशीन का यूज़ करेंगे तो रोटी एक ही साइज़ का हमेशा, हाँ तो कार्ड जो दिए ना वो भी क्या है, फ्रेमवर्क ही है। तो वही बात मैंने लिखा है, फ्रेमवर्क इज लाइक अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड अ बेस फॉर द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क यू कैन अवॉइड राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो तो आपको स्क्रैच से सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर इनफैक्ट मैं एक लाइन में बोलूँ कि अगर आप फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ चिंता करनी है कि क्या इनपुट करना है, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट कैसा आएगा, इसका पहले से एक प्रीडिफाइंड टेम्पलेट बना हुआ है, उसको आप उसके बारे में सोचने या डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड अ सेट ऑफ टूल्स। वाकई फ्रेमवर्क क्या करता है, हाँ सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो हमें हेल्प करता है किसी भी डेवलपमेंट को फास्ट करने में। मतलब ये फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर ही है, बल्कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे टूल्स हमें प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा गया इट एक्ट्स लाइक अ टेम्पलेट्स दैट कैन बी यूज्ड एंड इवन मॉडिफाइड टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये तो कहानी था कि फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। अगर हम बिना फ्रेमवर्क का चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन बिना फ्रेमवर्क का करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एरर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, हमें स्क्रैच से हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, हमें एक नंबर ऑफ कोड्स भी ज़्यादा लिखने होंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे, फ्रेमवर्क को। खासतौर से बड़े प्रोजेक्ट अगर जब भी करना हो, तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो आप फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं, कोई चार्ज नहीं। बहुत सारा फ्रेमवर्क फ्री है और हम लोग जिसे पढ़ने जा रहे हैं वो भी कम्प्लीटली फ्री है। अब हर लैंग्वेज का अलग अलग फ्रेमवर्क होता है, हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क है जो अलग अलग पर्पस से यूज़ किया जाता है।
तो हम लोग जिस फ्रेमवर्क को यूज़ करने जा रहे हैं वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है जैंगो। अगर वही हम लोग PHP यूज़ करेंगे तो वहाँ एक अलग फ्रेमवर्क होगा जिसको बोला जाता है लारावेल। क्या बोलते हैं? लारावेल। तो अभी हम लोगों को लारावेल यूज़ नहीं करना है, बल्कि क्या यूज़ करना है? जैंगो यूज़ करना है। तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पे हम लोग, जैंगो। अब सवाल है कि ये जैंगो या डिजैंगो, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करो, लेकिन इसे हम लोग जैंगो ही बोलते हैं, डी को साइलेंट रखते हैं। तो चलो, ये तो अंग्रेज लोग का है किया हुआ, अब वो लोग क्या बोलता है हम लोग को बस तो क्या करना है, उसको मिमिक करना है, उसी को कॉपी करना है, वही ना हुआ। तो जैंगो के बारे में अगर हम बात करें तो इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। ये पाइथन का सबसे पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है। मतलब इसमें और भी कोई फ्रेमवर्क होगा, है ना, जैसे फ्लास्क। क्या है? फ्लास्क भी एक फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट एज कंपेयर टू फ्लास्क, जैंगो की पॉपुलैरिटी सबसे हाई है। और आज के डेट में आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि जैंगो का एक बेस्ट एग्जाम्पल, आज के जितने भी यूथ है सबका इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, है ना। पूरा का पूरा इंस्टाग्राम जैंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही बनाया गया है। कम्प्लीटली जैंगो बेस्ड हो प्लेटफॉर्म। तो समझ लो कि इतनी बड़ी कंपनी जो जैंगो को यूज़ कर रही है, तो हम लोग अगर जैंगो पढ़ेंगे तो बहुत यूज़फुल होने वाला है। यूट्यूब का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, जो भाई चला रहा है वो भी जानता है। यूट्यूब में भी मैक्सिमम वीडियो को बफरिंग के यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड होता है उसके बफरिंग को फास्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैंगो का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप बॉक्स का नाम सुने हो? जैंगो बेस्ड। तो ऐसे बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो जैंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाया गया है या उस पर मेंटेन किया जाता है। जैंगो से अर्निंग कैसे करता हो? हाँ, अर्निंग कैसे करता हो? तो अर्निंग अगर बात करें तो अर्निंग करने का इसका बहुत सारा जरिया है। हाँ, बस यही जरिया सबसे बढ़िया भी माना जाता है। आपके पास क्लाइंट बेस रहेगा तो ऐड से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कि तुम ही लोग में से कुछ लोग हो जो चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, एक ऐसा आप पोर्टल बनाओ कि पटना में अगर किसी को रेंट पे घर खोजना हो तो आपके पोर्टल पे आए, और आपके पोर्टल पे सारे टेनेंट का भी डेटाबेस होगा और जितने भी हाउस होल्डर होंगे उनका भी डेटाबेस होगा। और तू ना एक सिंगल रुपया हाउस होल्डर से चार्ज करो जैसे ब्रोकर चार्ज करता है, और ना तुम टेनेंट से चार्ज करो। अब बोलोगे तो हम कमाएंगे कैसे? ना हमको मालिके से मिल रहा है, ना जो किराएदार है उसी से मिल रहा है। तो हम लोग कमाएंगे किससे? ऐड चला कर। अगर मान लो कि हमारे वेबसाइट पे 10 मिलियन अगर यूज़र विजिट कर रहा है या उसका डेटाबेस है, मतलब 10 लाख लोग हमारे वेबसाइट को जानते हैं, तो अगर कोई ऐड चलेगा तो 10 लाख लोग देख सकता है एक साथ हमारे ऐड को। तो कोई भी कंपनी हो जो आज के डेट में, अगर उसको हम कांटेक्ट करेंगे कि आपका ऐड हम चलाएंगे, इतना लोग देखेगा, तो अर्निंग होगा या नहीं होगा? आज के डेट में नॉर्मल जिसका कुछ 1000 फॉलोअर्स होता है इंस्टा पे, वो घूम घूम के बोलता है क्या सिमरन लाइए हम ऐड आपका चला देंगे, 1 मिनट का क्लिप रहेगा, 20,000 रुपया लेंगे। बहुत सारा ऐसा लोग धंधा कर रहा है कि अगर मान लो कि उसके कुछ फॉलोअर्स ठीक ठाक है, हाँ भौकाली बाबा वगैरह वगैरह, तो जितने भी लोग हैं तो इस तरीके का भी काम करते हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐड तो सबको चलाना है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तो करना है। तो हम लोग ऐड से कमा सकते हैं। एक बढ़िया आइडिया है, अगर कोई इम्प्लीमेंट कर दिया होगा तब नहीं कर सकते, अगर नहीं किया है तो इसको किया जा सकता है पटना लेवल पर। और ऐसा ही यूनिक आइडिया लेकर के आकर के
कुछ बड़ा किया जा सकता, जो लोगों को लगेगा कि फ्री है लेकिन वो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे हैं वेबसाइट जहाँ की फ्री में सारा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, तो हम लोगों को लगता है फ्री काहे दे रहा है, उसका आमदनी कैसे होगा? उसका आमदनी एड से चलता है। और अगर एक बार क्लाइंट बेस बन गया तो आप चार्ज भी कर सकते हो। अगर आपका सर्विस उसको अच्छा लगता है, एक नॉमिनल चार्ज भी करोगे तो क्या लग रहा है? मान लो आज के डेट में जीमेल बोल दे कि सबसे 10 रुपया लेंगे, कौन मना करेगा 10 रुपया देने का? लेकिन पूरे वर्ल्ड में कितने जीमेल के यूजर्स होंगे? अगर वो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना पैसा उसके पास आएगा? अब बताओ। तो सब खेला किसका है? क्लाइंट बेस का। क्लाइंट बेस अगर एक बार बड़ा बन गया, जियो क्या दिया था शुरू में? फ्री है दिया था, लेकिन क्लाइंट बेस इतना बना लिया कि किसी के पास था ही नहीं। अब वो चार्जो करेगा तो क्लाइंट उसका कहाँ जाएगा? अब कितने % क्लाइंट मूव ऑन करेंगे? बहुत कम। अब इतने सारे फैकल्टी हैं इंडिया में जो जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन खान बाबा काहे पॉपुलर हुए? यूट्यूब के थ्रू। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि चार्जेस उनके बहुत कम हैं। अब बहुत सारा यूज़र ऐसा भी है जो हमसे पर्सनली बात किया है कि सर ले लिया है सब्सक्रिप्शन, अब नहीं हो देखेंगे तो कहाँ जा रहा है? 3,000 2,000 रुपये का क्या है? एक बार बैठते हैं तो उतना का बिरयानी खा जाते हैं। मन किया तो आज ना कल हो देख लेंगे, कल हो ना परसों ने देख लेंगे। हाँ, अगर वही रहता 60,000 का, 1 लाख का, तब लोग सोचता और लेता तो बड़ा सीरियस नोट पे उसको करता। लेकिन अगर मान लो कि यूपीएससी जैसे कोर्स को अगर वो बोल रहे हैं कि हम 5,000 में पढ़ा देंगे, 8,000 में पढ़ा देंगे, तो किसी को क्या लगेगा? 8,000 रुपये कुछ ही है सर, ले ले सब्सक्रिप्शन। मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन होगा नहीं पढ़ेंगे। तो उनका क्लाइंट बेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। क्यों? अब बोलेंगे कि हम 200 रुपये महीना पे पढ़ाएंगे। अब जरा मन नहीं होगा उतना तो गुटखा खा के थूक देता है। चलो 200 रुपया ले लेते हैं, क्लास मन होगा तो जाएंगे, ऑनलाइन तो करना है, मन होगा ज्वाइन कर लेंगे, सेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन। लेकिन अगर वही बोलते हैं कि महीने का 5,000 रुपया लगेगा तो क्लाइंट बेस घट जाता है। हाँ, जो सीरियस रहता है वही आता है, या फिर जिसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होता वो आता। अब जैसे कि है हमारे बैच में, दोपहर वाला बैच में, उसमें कल बोले कि 100-150 रुपया का एक डोमेन नेम लेना है, कोई ना तैयार हुआ। दीपू से लेके काजल ऐसे रोज घूमबे करता है, सब घूमता है, पार्टी करता है। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए 100 रुपया का डोमेन नेम खरीदना था, सर 1 महीना में देखते हैं ना, लग रहा है कि कितना बड़का इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। मतलब लिटरली हमको बहुत इरिटेटिंग फील हुआ कल इन लोगों का जो रिएक्शन था 100-150 रुपये पढ़ाई के नाम के पे खर्च करने। अब बताओ, तो ऐसे ऐसे क्लाइंट बेस कब बढ़ेंगे हमारे पास? जब उनको फ्री में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि पैसे तो खर्चने के लिए 100 रुपये भी तैयार नहीं है। हाँ, पार्टी के नाम पे भले रोज जाके चाय पी लेगा 100-150। तो क्लाइंट बेस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों को फोकट का बहुत अच्छा लगता है, उसको फोकट में परोसो। अगर फ्री का मिलेगा तो बंदे आएंगे ही आएंगे। अगर जो बहुत सीरियस नोट वाले होंगे वो भी आएंगे, और जो सीरियस वाले नहीं है वो तो फिर लाइन लगा करके आएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है। तो अब रही बात कि ज़ैंगो क्या है? बहुत ही पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। मतलब जो भी एप्लीकेशन हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं, उसी एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं Django, it is one of the most popular web framework of Python that is used to develop a website or web application. It is one of the most popular web framework of Python that is used to develop a website for web or web application. ये तो रही बात कि Django है क्या, उसकी बात कर रहे हैं। अब हम लोग Django क्यों यूज़ करेंगे और Django ही क्यों यूज़ करेंगे, ये भी तो एक सवाल आता है। कुछ बातें और Django के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। There are several facts
related to Django, like Django से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब उनमें से कुछ फैक्ट्स को हम लोग लिखना शुरू करें। अब सबसे पहली बात कि हम कह सकते हैं वेब फ्रेमवर्क। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि Django क्या है? एक वेब फ्रेमवर्क है। यूज पैटर्न ऑफ MVT। MVT का मतलब होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। यूज पैटर्न ऑफ MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ये क्या है? फास्ट है। ये क्या है? सिक्योर है। और क्या है? इजी है। और क्या है? ओपन, जिसकी बात अभी कर रहा था सरफराज कि पैसों लगता है, नहीं, ओपन सोर्स है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, नॉट अ सिंगल कॉइन। सुटेबल फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए बहुत ही सुटेबल है। Used to create web application. Used to create अब अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ फैक्ट्स चाहिए गूगल से भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या डालेंगे? Django। अब ये बताएगा कि Django है क्या। वही चीज़ ये भी बोलेगा, Django इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क। आ गई बात सामने ना? दैट रन ऑन अ वेब सर्वर। और ये किस पैटर्न को यूज करता है? इट फॉलो द मॉडल टेम्पलेट व्यू। अभी ससुरा उल्टा लिख दिया है, अब सब बतवा इसका थोड़े मानेंगे। हम बोलेंगे MVT मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट। और इसको मेंटेन कौन करता है? तो Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और कहाँ एस्टैब्लिश है वो सारी बातें तो खैर वो बात की बात है। और हम लोग अगर इसके बारे में जानना चाहें तो इसका जो Django का अपना ऑफिशियल एक पूरा वेबसाइट है, यहाँ से जा कर के हम सारा डिटेल निकाल सकते हैं। अगर कभी भी मुझे कुछ भी इसमें कोई सेटिंग या कोई कोड में ही दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? गेट स्टार्टेड विथ Django। अगर यहाँ मुझे Django के बारे में कुछ पढ़ना है तो इस पर भी जा कर के हम Django डॉक्यूमेंटेशन पे जा कर के Django के बारे में हर एक चीज़ को पढ़ा जा सकता है। लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बता ही दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग Django एट अ ग्लांस, यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि Django क्या है, उसके बारे में ये कुछ बता रहे हैं अपने तरीके से। Django डिज़ाइन योर मॉडल, कैसे हम लोग मॉडल बनाते हैं, वो सारा चीज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। अगर हमें डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करना है, किस OS पे कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए भी कमांड सब कुछ दिया गया। मतलब पढ़ा जा सकता है यहाँ पे जा कर के। अगर आपको Django के बारे में कुछ नहीं आता है, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ से पढ़ा जा सकता है। यहाँ से TOC देख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंस्टॉल करेंगे, Django क्या होता है,
कैसे हम लोग जेंगो में पहला व्यूज़ लिखेंगे, मतलब पूरा जेंगो का यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। बट मैं यहाँ बता दिया हूँ कि अगर हेल्प लेना हो तो कैसे लोगे ये सारा कुछ। तो जेंगो के फीचर्स की बात भी हमने कर लिया। अब फर्दर मुझे क्या करना है कि जेंगो एमबीसी को यूज़ करता है। किसको यूज़ करता है? एमबीसी को, मॉडल व्यू टेम्पलेट को यूज़ करता है। तो अगर ये मॉडल व्यू टेम्पलेट को यूज़ करता है तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ मॉडल का मतलब होता है डेटाबेस। मॉडल का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है फंक्शन, और टेम्पलेट का मतलब होता है फॉर्म या पेज, जहाँ की डेटा दिखेगा वो क्या है? टेम्पलेट। तो बेसिकली देखो ये काम कैसे करता है कि मान लो किसी यूज़र ने आकर के यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे किसी यूज़र ने आकर के लिखा hubnet.tech.net, तो ये जो लिख रहा है ना, ये इसको URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? URL। तो यूज़र ने जैसे ही कोई URL डाला, क्या डाला? URL डाला, तो ये पहले किसके पास जाएगा? व्यूज़ के पास। किसके पास जाएगा? व्यूज़ के पास। अब व्यूज़ को पता है कि इस URL को करना क्या है, कैसे रेंडर करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे ओपन करना है, ये पता किसको है? व्यूज़ को पता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ आकर के कोई भी URL डालते हैं तो URL किसके पास गया? यूज़र ने, लाइक मी। मैं क्या किया? एक ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र में गया, वहाँ URL डाला किसी भी साइट का। अब जैसे ही URL डाला तो ये जाएगा किसके पास? व्यूज़ के पास। अब व्यूज़ देखेगा कि इस URL को करना कैसे है, मतलब रेंडर करना है तो क्या रेंडर होगा इस पे। तो इसके लिए व्यूज़ के अंदर फंक्शन बने होंगे। अब उस फंक्शन में लिखा होगा कि इस पेज को रेंडर कैसे करना है। अब जैसे ही व्यूज़ के पास गया तो व्यूज़ जाएगा किसके पास? डेटाबेस के पास। अगर मतलब मॉडल, डेटाबेस को क्या बोलते हैं? मॉडल। और अगर मॉडल से कुछ डेटा निकाल के लाना है, फेच करके लाना है और दिखाना है पेज पे, मान लो कि यहाँ कुछ डेटाबेस भी है, वो भी दिखाना है, तो ये सारा काम कौन करेगा? व्यूज़ करेगा। मॉडल के पास जाएगा और मॉडल से डेटा खींच करके लाएगा। अब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं कि फोटो में दिखा के समझा दूं? फोटो से चलो हेल्प ले लेते हैं। बेसिकली यूँ समझ लो कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग कोई URL को स्ट्राइक कर रहे हैं। किसको स्ट्राइक कर रहे हैं? URL को स्ट्राइक कर रहे हैं। अब जैसे ही URL को आप स्ट्राइक कर रहे हो तो URL किसके पास पहुंच रहा है? व्यूज़ के पास। अब व्यूज़ कनेक्टेड किससे है? व्यूज़ कनेक्टेड है मॉडल से। व्यूज़ किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे मॉडल है, मॉडल बोले तो डेटाबेस। और साथ ही साथ व्यूज़ किससे कनेक्टेड है? साथ ही व्यूज़ कनेक्टेड है टेम्पलेट से। व्यूज़ कनेक्टेड है टेम्पलेट से। तो ये जो है MBT का पूरा डायग्राम हो गया। ये क्या हुआ? MBT का डायग्राम हुआ। इसी डायग्राम को रिकॉर्डिंग में आ जाए इसके लिए हम लोग मदद लेते हैं गूगल बाबा का। MBT इन जेंगो, बस इतना लिखता हूँ और हम आ जाएंगे किसके ऊपर? सीधा आ जाते हैं इमेज के ऊपर, बिकॉज हमें इमेज से एक समझना है। ऑल राइट, ये वाला सबसे बढ़िया है, या इसको भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, समझने के लिए परफेक्ट है। देखो यहाँ बैठा हुआ यूज़र है, यूज़र ने रिक्वेस्ट किया जेंगो सर्वर से। अब ये पहुँचा किस? URL। अब URL किसके पास पहुँचा? व्यू के पास। व्यू किससे रिक्वेस्ट करेगा? और अगर मॉडल के पास कोई डेटा है तो उसको निकाल के यहाँ लाएगा और कहाँ दिखा देगा? टेम्पलेट पे। या टेम्पलेट पे अगर कोई डेटा रखा गया उसको मॉडल में सेव करना है, वो भी करेगा ये। मतलब मान लो कि कोई साइन अप करता है तो साइन अप करेगा तो क्या करेगा? टेम्पलेट्स में डेटा डालेगा यूज़र। अब यूज़र ने जो टेम्पलेट में डेटा डाला उस डेटा को खींच करके लाएगा और उस डेटा को कहाँ डाल देगा? मॉडल के अंदर। कोई यूज़र साइन इन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो साइन इन के लिए उसका डेटा कहाँ होगा? मॉडल में। अब डेटा को लेकर के आएगा और कहाँ दिखा देगा? टेम्पलेट्स पे। तो ये हुआ तुम्हारा। अब बेसिकली जो बाकी के फ्रेमवर्क हैं वो MVC पैटर्न को यूज़ करते हैं, लेकिन जेंगो किसको यूज़ करता है? MBT पैटर्न को यूज़ करता है। MBT आर्किटेक्चर को समझने के लिए ये वाला फोटो भी बड़ा बेहतरीन है। कहाँ गया ससुराल? चलो बढ़िया। यहाँ क्या किया गया?
Django MVT आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूज़र है, ये यूज़र ने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र में जाकर के कोई HTTP रिक्वेस्ट डाला, वो किसके पास पहुँचेगा? जैसे ही कोई रिक्वेस्ट डाला किसके पास पहुँचा? व्यू के पास। अब व्यू क्या करेगा? देखेगा कि मॉडल से कुछ डेटा उठा के लाना है तो डेटा रिक्वेस्ट भेजेगा इसके पास। इसके लिए ऑलरेडी व्यूज़ के पास क्या बने होते हैं? अलग अलग फंक्शन बने होते हैं। तो व्यू को एकदम ठेठ भाषा में समझो कि फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन बना हुआ है। मॉडल को एकदम ठेठ भाषा में समझो कि ये MySQL का डेटाबेस है। और ये टेम्पलेट्स को समझ लो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना हुआ पेज है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट एंड, ये हुआ तुम्हारा बैक एंड, और ये हुआ तुम्हारा मिडिल वेयर, जो दोनों को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और इसी आर्किटेक्चर को बोलते हैं MVT आर्किटेक्चर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रख लेना। कौन सा? MVT आर्किटेक्चर। ये आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि पूरा का पूरा जो हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं इसी पे बेस्ट रहने वाला है, इसी पे आधारित रहने वाला है। अब हम लोग एक काम करते हैं, Django सेटअप शुरू करते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने का है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल इसका। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर Django में आपको प्रोजेक्ट करना है तो इसके लिए आपके पास एज अ प्रीरिक्विजिट्स क्या होना चाहिए? पाइथन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पाइथन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए Django समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, MySQL का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी बात, थोड़ा बहुत अगर HTML, CSS, JS आता है, थोड़ा बहुत भी, तो सही है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, शायद मेरे पे तो सब कुछ पहले से करा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझाने के लिए हम सबसे पहले CMD खोलेंगे और अपने पे देखेंगे कि मेरे पे पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं। तो पाइथन इंस्टॉल है या नहीं ये देखने के लिए पाइथन -- वर्जन लिख देंगे, तो पता चल गया हाँ पाइथन इंस्टॉल है। अब मुझे देखना है कि Django इंस्टॉल है या नहीं, तो क्या लिखेंगे? पिप फ्रेज। अब इसमें पता चल जाएगा कि Django इंस्टॉल है या नहीं। तो इसमें क्या है? Django इंस्टॉल है कि नहीं है? Django इंस्टॉल है। अब मुझे क्या करना है? रहने देते हैं मीटिंग। अब मुझे Django को अनइंस्टॉल करना है, तो क्या लिखेंगे? पिप अनइंस्टॉल Django। क्या करना है? यस, अनइंस्टॉल करना है। हो गया। अब अगर मैं दोबारा लिखता हूँ पिप इंस्टॉल Django, तुम लोग भी करो साथ में अगर कर पाओगे तो। Django, ये पिप इंस्टॉल Django, इंस्टॉलेशन हो गया। चलिए इसके बाद आगे एक बात करते हैं हम लोग थोड़ा। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट ये करना है कि हमें Django तो इंस्टॉल कर लिया हमने, अब मुझे पहला प्रोजेक्ट Django में क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा ज़रा उसको देखा जाए। तो हम लोग आ जाते हैं पहले अपने C ड्राइव के अंदर। कहाँ पे आ जाते हैं? C ड्राइव के अंदर।
अब सी ड्राइव के अंदर आकर के हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए क्या होता है? mkdir और माई डी प्रोजेक्ट, माई डी प्रोजेक्ट, मैं ऐसा एक बना देता हूँ, माई डी प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। अब उसके अंदर आ जाऊँगा मैं माई डी प्रोजेक्ट्स के अंदर, और चाहो तो यहाँ से भी मैं उसको ओपन करके रख दूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे काम हो रहा है। C:/my d प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ से भी ग्राफिकल मोड में भी ओपन कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वही फोल्डर दिख रहा है, और उसी फोल्डर में मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ कमांड लिख कर। या फिर चाहो तो आप VS कोड का भी यूज़ करके कर सकते हो इसी काम को। अगर डॉस को यूज़ नहीं करना चाहो तो बेटर क्या रहेगा कि किसका यूज़ करो? VS कोड का। तो क्या डॉस से बताऊँ या VS कोड से बताऊँ? अच्छी बात है। तो अगर VS कोड का यूज़ करना है तो मुझे अभी से यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कोड और डॉट। अब ये क्या करेगा? हमारे इस प्रोजेक्ट फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगा। कोई दिक्कत? अब मुझे आना पड़ेगा टर्मिनल पे, बिकॉज काम कहाँ से करना है? मुझे टर्मिनल से कमांड लिख करके करना है। तो हम लोग टर्मिनल पे आ गए। अभी देखो इस माई डी प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई प्रोजेक्ट है ना? कुछ भी नहीं। अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक नया वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे एज सिंपल यहाँ एक कमांड डालना पड़ेगा, django-admin। और उसके बाद क्या लिखना होगा अगर आपको पता है तब तो ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दोगे स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम लोग कितना हर कुछ याद रखें, कभी कुछ स्लिप ऑफ माइंड हुआ, भूल गए चीज़ों को, तो आप हेल्प ले सकते हो। जैसे ही डिजांगो एडमिन लिख करके एंटर मारेंगे तो खुद बता देगा कि भाई तू क्या कमांड यूज़ करेगा इसके आगे। अब ये बता रहा है कि डिजांगो एडमिन के बाद आप ये सारे कमांड्स डाल सकते हो। देख रहे हो, इनमें से कोई एक कमांड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रन सर्वर, माइग्रेट, मेक माइग्रेशंस, रन सर्वर और बहुत सारा। अभी इसमें से क्या दिख रहा होगा? स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या दिख रहा है? स्टार्ट प्रोजेक्ट। अगर एप्लीकेशन बनाना होगा तो स्टार्ट ऐप, प्रोजेक्ट बनाना है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो चलो ये तो समझाने के लिए, हेल्प लेने के लिए मैं बता रहा था। अभी हम लोग डायरेक्ट कमांड डालते हैं अपना, और कमांड क्या डालना है? मुझे लिखना होगा django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम क्या सोचा हूँ मैं? वेब 1 के नाम से बना दूं। ये पहला वेब P1, वेब प्रोजेक्ट फर्स्ट बनाना है, बना दे रहा हूँ। जैसे एंटर करूँगा यहाँ देखना एक फोल्डर बन जाएगा, है ना? तो ये कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ज़ैंगो का एक प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारा। इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको इसके अंदर फिर से एक उसी नाम से फोल्डर दिखेगा, ये फोल्डर है, और उसके अंदर एक फाइल दिखेगा manage.py। ये manage.py फाइल अगर आपके प्रोजेक्ट में नहीं बनता है तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। ये समझ लो कि आपके प्रोजेक्ट का ड्राइवर है जो आपके प्रोजेक्ट को ड्राइव करेगा, चलाएगा। इसलिए इस फाइल को गलती से भी डिलीट भी नहीं करना है। अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया तो आप अपने प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाओगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुझे इसके अंदर इससे क्या कर लेना है काम? इससे काम लेना होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, प्रोजेक्ट में मॉडल को माइग्रेट करके लाना। ये सारा काम कौन करेगा? manage.py करेगा। अब इस वेब पी के अंदर अगर आओगे तो यहाँ कुछ और फाइल्स दिखाई देंगे। इसमें से फाइल है तुम्हारा अलग अलग, जैसे setting.py, URLs। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है वो है setting.py। इसी के द्वारा ज़ैंगो सर्वर का पूरा सेटिंग किया जाता है, पूरा का पूरा बदलाव किया जाता है। और हम लोग इसको देखने वाले हैं 1 by 1। URL में जाकर के हमें ये लिखना होता है कि कौन से URL पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा। मतलब यूज़र ने अगर जाकर के कोई URL डाला तो उस पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या उस पर टास्क परफॉर्म करना है, ये बातें कहाँ लिखनी पड़ती है। तो ये भी बड़ा काम का एक फाइल होता है।
एक और काम का फाइल इसमें होता है जो बना बनाया नहीं रहता, बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं व्यूज़। है बना हुआ इसमें कहीं? नहीं। तो व्यूज़ के नाम से फाइल हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इसमें हमने प्रोजेक्ट बनाना सीखा। अगर मैं इसी में बोलूं कि Django task that has to be performed in Django, पहला काम क्या करना है? क्रिएट अ Django, पहला काम यही ना। और दूसरा काम का, दूसरा काम क्या? अंडरस्टैंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ दी Django। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ Django, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क में जहाँ जो चीज़ें रखनी है वहीं रखना है। अगर अलग जगह पर रखोगे तो काम नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या रखना है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने बताया manage.py क्या करता है? आपके प्रोजेक्ट को रन करता है, मॉडल को माइग्रेट करता है। ये दोनों काम कौन करेगा? manage.py। अब जैसे ही आपने प्रोजेक्ट बनाया तो एक फोल्डर भी बना करके दे दिया, जिसका नाम क्या है? वही नाम है जो प्रोजेक्ट का नाम है ना। इसके अंदर जब आओगे तो काम का फाइल कौन कौन सा है? ऐसे सब कामे का है, बेकार का नहीं है। लेकिन जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वो क्या है? setting.py। setting.py से आप अपने पूरे Django प्रोजेक्ट का सेटिंग चेंज कर सकते हो, और इसका इम्पोर्टेंस हम लोग तुरंत देखने वाले हैं। जैसे आप अगर एड्रेस ही चेंज करना चाह रहे हो Django सर्वर का, तो यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर आप HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट को अलाउ करना चाह रहे हो तो भी चेंज करना पड़ेगा जा करके। URLs के बाद हमने क्या किया था कि URL में जा करके हमें वो सारे URLs की एंट्री करनी पड़ती है, और ये बताना होता है कि किस URL पे, जैसे इसमें से ये क्या है? URL है, और इस URL पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो ये वाला व्यूज़ कॉल होगा, या फंक्शन कॉल होगा। व्यूज़ बोले तो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या बनाएंगे? URL बनाते जाएंगे। अब एक बात और कि अगर हमें कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसमें तो HTML का भी तो पेज रहेगा ना हो। तो HTML वाला कोई पेजवा है? नहीं। अब HTML का पेज कहाँ बनेगा? तो HTML का पेज जहाँ बनता है उस फोल्डर का नाम होता है टेम्पलेट। क्या नाम होता है? तो यहाँ जाकर के एक फोल्डर बनाएंगे हम, जिसका नाम क्या रखेंगे? टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट फोल्डर ऐसा नहीं करना कि ये ऐप वाले के अंदर बना देना। Django इसको ऐप बोलता है, जो अंदर वाला फोल्डर है जो प्रोजेक्ट के नाम से ही बनता है, इसको ऐप बोलता है Django। तो ऐप फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स नहीं बनाओगे, बल्कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर बनाओगे टेम्पलेट्स। अभी ये समझ रहे हो ना बात? ये जो टेम्पलेट है किसके अंदर है? वेब P1 प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और उसी के अंदर कौन है? वेब P1 ऐप वाला फोल्डर। और उसी के अंदर क्या है? manage.py वाला फाइल भी फाइल है। ये पाइथन का फाइल है। .py बोल रहे हैं तो फोल्डर कैसे बोल दोगे? मतलब आम को अमरूद बोल देंगे, ये कैसे चलेगा? अब एक फोल्डर और, अच्छा इसके अंदर क्या रहेगा? टेम्पलेट्स के अंदर HTML का सारा पेज रहेगा। किसके अंदर? टेम्पलेट्स के अंदर। फिर से यहाँ जा रहे हैं, अभी तो गलत जगह पे आ गए हैं, क्योंकि ये जो बनेगा किसके अंदर बनेगा? तो टेम्पलेट्स के अंदर। चलो एक फाइल बना देता हूँ मैं, और उस फाइल का नाम क्या रहेगा? index.html। टेम्पलेट के अंदर क्या बना दिए? index.html का एक पेज बना दिए। चलो कोड बाद में करेंगे कि कर ही लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन डाल दिए, बेसिक कोड आ गया। अब अगर मुझे कुछ कोड लिखना है यहाँ पे, तो H1 के अंदर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? वेलकम टू हबनेट, ऐसा कुछ एक बेसिक हेडिंग डाल करके छोड़ दे रहे हैं हम लोग। चलो ये भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है? ये तो HTML का सारा पेज इसमें रहेगा, चाहे इंडेक्स का हो, अबाउट अस का हो, जो भी मर्जी वो डाल सकते हो। मान लो गाँव पेजवा बना लेते हैं, तो क्या बना सकते हैं? जैसे इंडेक्स का बनाए वैसे क्या बनाएंगे? अबाउट अस डॉट HTML। एक दूसरा पेज बना दिए। अब तीसरा पेज बनाने क्या इच्छा है? हाँ, तो वो भी बना सकते हो, contact us.html।
आप जितना पेजेस चाहो उतना पेज बना सकते हो। अब अभी कुछ भी अगर ना लिखें तो कम से कम सब में एक हेडिंग डाल दें। जैसे कॉन्टैक्टस वाला में एक हेडिंग डाल देते हैं। क्या हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे? वो कहाँ जा रहे हो ये? दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज, बस ये समझाने के लिए। करेक्ट। उसी तरीके से इसमें क्या डाल देते हैं? दिस इज अबाउट अस पेज, ऐसा डाल सकते हैं। हाँ, डाल देते हैं बस समझने के लिए। तो जितने भी HTML का पेज होगा किसके अंदर रखना है? टेम्पलेट्स के अंदर रखना है। अब CSS जावास्क्रिप्ट का जो ऑटो फोटो होगा वो सब कहाँ रखेंगे? नहीं, गलत जवाब। उसके लिए एक अलग फोल्डर बनेगा। ये ना कि सब कुछ नहीं। मान लो घर से तुमको मिल रहा है लंच बॉक्स, तो एक को खनवा में सब ना दाल चोखा सब्जी सब नहीं ना रख लेंगे, अलग अलग ना बना हुआ है। तो कहाँ क्या रखना है वो पहले से तय है। नहीं, तुम्हारे पास लैपटॉप वाला बैग ही है तो उसमें तय है ना कि कहाँ पे लैपटॉप रखना है, कहाँ मोबाइल रखना है, कहाँ पैसा रखना है, कहाँ कॉपी रखना है, पहले से है कि नहीं बना हुआ? भले ही उसको हम लोग फॉलो करें या ना करें। तो उसी तरीके से यहाँ पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ। बिकॉज टॉपिक ही क्या हम लोग डील कर रहे हैं? अंडरस्टैंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ Django। मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है Django का, वही तो बात कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ क्या रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें किसको रखना पड़ेगा? CSS, जावास्क्रिप्ट और जितने भी इमेज हैं उन सारे इमेज को भी रखना पड़ेगा। और उस फोल्डर का नाम क्या होता है? फोल्डर का नाम होता है स्टैटिक। फोल्डर का नाम क्या रखना है? स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर आपको क्या रखने हैं? CSS का फाइल, जावास्क्रिप्ट का फाइल और सारा इमेज का फाइल। मतलब स्टैटिक के अंदर भी कुछ फोल्डर बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो स्टैटिक के अंदर भी फोल्डर बनाना पड़ेगा। एक फोल्डर बनाएंगे इमेज के लिए, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। एक फोल्डर बनाएंगे किसके लिए? एक बनाएंगे CSS के लिए, और एक फोल्डर और बनेगा स्टैटिक के अंदर जिसका नाम क्या रखेंगे? JS रखेंगे, जावास्क्रिप्ट का। तो टोटल इसके अंदर कितना फोल्डर बना? क्या बोलेंगे? 3 फोल्डर बनेगा। किसके अंदर? स्टैटिक के अंदर। क्या क्या? CSS, इमेज और JS। अब IMG के अंदर क्या रखेंगे? सारे इमेज को, जो वेबसाइट में हमारा फोटो लगेगा उन सबको किस में रखेंगे? IMG में। जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसको JS वाले फोल्डर में रखेंगे, और CSS के जितने भी फाइल्स बनेंगे उसको CSS में रखेंगे। तो यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था, इसको याद रख लो कि जितने भी CSS जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा इसके अंदर रखेंगे, HTML का यहाँ रहेगा। ये सारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो इस ऐप वाले फोल्डर के अंदर रहेगा। आगे बढ़ें तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट हमें सीखना है बच्चा, वो सीखना है कि कैसे हम लोग रन करते हैं अपने फर्स्ट Django प्रोजेक्ट को। हाउ टू रन फर्स्ट Django प्रोजेक्ट ऑन लोकल एड्रेस एंड डिफॉल्ट पोर्ट। अगर हमें अपने Django प्रोजेक्ट को लोकल एड्रेस, और लोकल एड्रेस क्या होता है जी? पता है सबको? लोकल एड्रेस, अगर कोई भी पूछे कि तेरे सिस्टम का लोकल एड्रेस क्या है तो क्या बताओगे? 127.0.0.1। हर डिवाइस का ये लोकल एड्रेस होता है जिसको कि लुकबैक एड्रेस या लोकल एड्रेस है। तो अगर मुझे अपने लोकल एड्रेस पे और डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है, Django डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8000 को यूज़ करता है। कितने को? 8000 पे। तो कैसे प्रोजेक्ट को रन करेंगे बच्चा? तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है? webp। तो वहाँ जाने के लिए क्या लिखोगे? cd webp1। यहाँ आने के बाद क्या लिखना पड़ेगा मुझे? पाइथन का कोई फाइल रन करने के लिए क्या लिखना होता है? पाइथन इंटरप्रेटर को कॉल करते हैं तो लिखेंगे पाइथन
और क्या है इंटरप्रेटर का नाम? तो पाइथन ही है। फाइल का नाम क्या है? manage.py। उसके बाद क्या करेंगे? रन सर्वर। अब जैसे ही इतना लिख के इंटर मारोगे तो ये लोकल आईपी पे आपका क्या करेगा? लाइव कर देगा। आप कंट्रोल के साथ जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा पहला जेंगो का वेबसाइट दिख जाएगा। पोर्ट नंबर कितना यूज़ कर रहा है? 8000। आईपी कौन सा यूज़ कर रहा है? लोकल आईपी 127.0.0.1। ये चीज़ समझाया था अभी आप लोगों को। सर ये 8000 क्या है सर? IP पोर्ट नंबर 8000 क्या है? पोर्ट नंबर। और आईपी क्या है? 127.0.0.1। अब अगर मान लो हम पोर्ट नंबर बदल देंगे तो ये खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब पोर्ट नंबर कैसे बदलेंगे? पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप कर लिए। अब स्टॉप कर लिए तो ये ना खुलेगा। यहाँ से रिफ्रेश कर लो। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो मान लो हमको किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे इसको स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे? पाइथन और manage.py और उसके बाद रन सर्वर और उसके बाद यहाँ पोर्ट नंबर डालते हैं। मान लो हम 9000 पोर्ट नंबर डाल देते हैं। कितना? 9000। अब जब ये रन होगा तो पोर्ट नंबर कितने पे रन किया इस बार? अब अगर मान लो वापस से हम यहाँ रिफ्रेश करें तो क्या रिफ्रेश होकर के खुलेगा? नहीं, क्योंकि पोर्ट नंबर क्या चेंज हो चुका है। अब इसके कैच में डेटा है ससुरा, इसलिए लोकल से उठा ले रहा है वो। कैच को रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ 8000 के जगह पे क्या डाल देंगे? 9000 डालेंगे। अब ये खुलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमें कोई पर्टिकुलर आईपी पे खोलना है तो खुलेगा? मान लो कि हम चाहते हैं 192.168.29.23 पे खुले और :8000 पोर्ट नंबर तो चलो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इस आईपी पे खुलेगा? एक बार ट्राई करते हैं। नहीं खुला। क्यों? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट किस आईपी पे रन कर रहा होता है? लोकल आईपी पे 127.0.0.1 पे। तो अगर अब हमें नेक्स्ट बातें क्या लिखनी है? हाउ टू रन फर्स्ट Django प्रोजेक्ट ऑन a specific एड्रेस एंड पोर्ट। अगर कोई खास आईपी और खास पोर्ट पे रन करना है तब कैसे रन करोगे अपने प्रोजेक्ट को? अब खास आईपी पे रन करने का रीज़न ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे वेबसाइट को तुम लोग अपने कंप्यूटर से भी ब्राउज़ करो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने वेबसाइट को खास आईपी पे रन करें। लोकल आईपी पे रन करेंगे तो तुम लोग अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ नहीं कर सकते हो। अगर 127.0.0.1 पे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम ब्राउज़र में 127.0.0.1 लिखोगे तो किसका उठाएगा वो? तुम्हारे लोकल मशीन का उठाएगा, क्योंकि हर लोकल मशीन का वही आईपी है। अब तुम्हारे घर में कोई बोलेगा सरफराज है, तो तुम्हारे घर वाले के दिमाग में पहला बात क्या आएगा? पड़ोसी वाला सरफराज की तुम्हारी बारे में सोचेगा लोग, बस। लेकिन मान लो बोलेगा आबिद, तो क्या समझेगा? अच्छा, हमारे घर में तो कोई आबिद नहीं है, तो वही सरफराज का जो दोस्त है उसी के बारे में। तो यहाँ स्पेसिफिक आईपी पे रन इसलिए करना है ताकि वो दूसरे सिस्टम से भी एक्सेस हो। तो किसी स्पेसिफिक आईपी पे कैसे रन करोगे, आओ इस चीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए वही लिखना पड़ेगा, पहले पाइथन manage.py रन सर्वर और उसके बाद आईपी डाल दे 192.168.29.23 और उसके बाद जो पोर्ट नंबर देने का इरादा है तुम्हारा, जैसे कि मेरा इरादा है 8080, तो हम 8080 डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे पोर्ट भी चेंज करा और साथ में हमने क्या चेंज किया? आईपी भी चेंज कर दिया। आप रिफ्रेश करके जैसे ही देखोगे तो साइट ब्राउज हो जाना चाहिए हमारा। और इतना ही नहीं, तुम लोग अपने अपने मशीन से भी ब्राउज करके देख सकते हो। अच्छा, 8000 पे मैं कर रहा हूँ, माय बैड, मुझे 8080 पे करना चाहिए। यस। अब लेकिन एक एरर आया,
अब यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है सेटिंग डॉट py वाली फाइल। एक एरर आ रहा है, जैसे ही हम आईपी चेंज कर रहे हैं तो क्या एरर फेस करना पड़ रहा है, डिसअलाउड होस्ट एट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकल आईपी पे तो अलाउड होता है लेकिन स्पेसिफिक आईपी पे अलाउड नहीं होता है। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। कैसे अलाउ करेंगे, तो अलाउ करने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो ऐप वाला दिख रहा है इसके अंदर दिख रहा है सेटिंग डॉट py, इसमें जाना पड़ेगा और इसमें जाकर के देखो कहीं पे दिखेगा अलाउड होस्ट, हमको तो दिख गया भाई। अब या तो उन आईपी को डाल दो जिस आईपी पे आप सर्वर को रन करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे हो। अगर ना उतना टेंशन लेना चाह रहा है तो क्या लिख दो यहाँ पे, स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। और स्टार को कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड एंट्री सुने हो ना, तो वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। और ये स्टार का मतलब यहाँ होता है ऑल। अब ये फाइलवा को सेव कर लो, जैसे ही चेंज किए तो क्या कर ले, सेव। ऐसे VS कोड में तो सेटिंग है मेरा किया हुआ ऑटो सेव का। अब दोबारा वही काम करते हैं, दोबारा वही काम करते हैं मतलब फिर से रन करते हैं पर्टिकुलर आईपी और पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो जाना पड़ेगा वो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर क्या है, वेब p1, ये पाइथन। उसके बाद क्या लिखेंगे, manage.py रन सर्वर, और आईपी क्या डालेंगे, सिमरन 29.23, यही ना आईपी था हमारा। अब अगर दोबारा आकर के मैं ब्राउज करूं तो जो इवन कि तू लोग अपने अपने लैपटॉप से भी ब्राउज करके देखो, हो रहा होगा 192.168.29.23:8080 लिख करके देखोगे तो मेरा साइट अब ब्राउज होने लगा होगा। तो हमने पहला चेंजेस ये भी देखा, इस बात को भी क्या कर लें हम लोग, नोट डाउन कर लें। डी के बाद ही allow to run the Django server on a specific IP address by changing in setting.py file inside ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर के अंदर ही रहता है ना जी, वही समझाना चाह रहे हैं। ये क्या है देखो, ये तेरा ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर के अंदर जाएगा setting.py, और इस setting.py के अंदर कहाँ जाना था, अलाउड होस्ट, और अलाउड होस्ट में जाकर के डाल देना था, तभी किसी खास आईपी पे आपका साइट ब्राउज हो पाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम एक सुपर यूजर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या सीखते हैं, क्रिएटिंग सुपर यूजर इन योर प्रोजेक्ट। अपने Django प्रोजेक्ट में कैसे एक आप सुपर यूजर बनाओगे। सुपर यूजर मतलब रूट यूजर, एडमिन यूजर, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा कहाँ, टर्मिनल पे। फिर से कहाँ आना पड़ेगा, टर्मिनल पे। एक और मज़े की बात बताऊँ, देखो Django के पास पहले से डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना होता है। उस डेटाबेस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं, स्कीमा। लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट में उन सारे टेबल्स को लाने के लिए एक कमांड चलाना पड़ता है, और उसको बोलते हैं माइग्रेट। क्या बोलते हैं, माइग्रेट। और अगर कोई अलग से आप डेटाबेस बनाओगे तो माइग्रेट नहीं, पहले चलाना पड़ेगा मेक माइग्रेशंस। स्कीमा को प्रिपेयर करने के लिए चलाना पड़ता है मेक माइग्रेशन, और जो स्कीमा पहले से प्रिपेयर्ड है बस उसको इंपोर्ट करने के लिए चलाना पड़ता है माइग्रेट। अब ऐसा समझो,
कहीं बन के खाना रखल है, खाली वहाँ से लेके आना है, तो क्या करेंगे, माइग्रेट। और लाने से अगर मान लो वहाँ बन के तैयार नहीं है, पहले तैयार करना है, तो क्या करेंगे, मेक माइग्रेशंस। और मेक माइग्रेशंस हो जाएगा, फिर माइग्रेट करना। माइग्रेट तो अल्टीमेटली करना ही है, लेकिन अगर पहले से तैयार है तो माइग्रेट करेंगे, अगर तैयार नहीं है तो पहले मेक माइग्रेशन तो माइग्रेट करेंगे। करके देखा जाए, क्या समझ में आ रहा है जी आबिद? तो अभी सबसे पहला कमांड हम क्या चलाने वाले हैं, पाइथन manage.py, और उसके बाद लिखेंगे मेक माइग्रेशंस। अब जैसे ही यहाँ चलाओगे पाइथन मैनेज का स्पेलिंग बड़ा भयानक लिख दिया हूँ मैं, माय बैड, मेक माइग्रेशंस। अब जैसे ही हमने मेक माइग्रेशंस लिखा तो एक बात ही इसने कहा, नो चेंजेस डिटेक्टेड, मतलब कोई नया डेटाबेस आप बनाए नहीं हो, कोई नया स्कीमा नहीं बनाए हो जिसको कि आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, इसलिए मेक माइग्रेशंस इफेक्ट नहीं करा कुछ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट। ये क्या करेगा कि जो भी बना होगा उन सबको यहाँ पे लेकर के चलाएगा, सबको लेके चलाएगा। अब देखो यहाँ कुछ कुछ ओके लिख रहा है, कम से कम इतना तो समझ रहे हो। ये जितना लिखा, मान लो ये 16 गो लिखा है लगभग, अब गिन लो, हम भी हो सकता है भुला गए हो, लगभग 16-17 गो इसमें बना हुआ रहता है पहले से टेबल, वो सबको इंपोर्ट कर दिया हमारे प्रोजेक्ट। बस कमांड हमें क्या लिखना पड़ा, माइग्रेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले प्रिपेयर मॉडल स्कीमा, और मॉडल स्कीमा को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या किए, पाइथन manage.py, और उसके बाद मेक माइग्रेशंस, और उसके बाद क्या करना है, इंपोर्ट कर लिया हमने किसको, मॉडल स्कीमा को। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, पाइथन manage.py माइग्रेट। बस अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जो क्या होने वाला है, सुपर यूजर सेट करना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अच्छा सुपर यूजर सेट नहीं किए हैं तो क्या समस्या आएगा, हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। एक बार देख लें, क्या देख लेते हैं पहले। तो पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं बच्चा, पाइथन manage.py रन सर्वर, मान लो इसी पे हम डिफॉल्ट पे, कोई पोर्ट वोट अभी चेंज नहीं किए हैं, रन कर गया। और यहाँ जाकर के हम लिखते हैं /admin। देखो यहाँ लॉगिन प्रॉम्प्ट आएगा, लेकिन अगर हमने यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने का कोशिश भी किया ना, लॉगिन हम नहीं कर पाएंगे, बोलेगा कि इस नाम से कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई सुपर यूज़र अकाउंट हमने अभी बनाया ही नहीं, जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमें सुपर यूज़र बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो कमांड देखें, हमें लिखना होगा पाइथन manage.py। बता कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांड क्या लग रहा है अभी तक, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ मैंने करा है, manage.py फाइल को, manage.py। और उसके बाद क्या करना है, क्रिएट सुपर यूज़र, बस मुझे ये लिखना है। अब जैसे ही क्रिएट सुपर यूज़र करेंगे तो बोलेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अशोक को सुपर यूज़र बनाना है, इसी को बनाने की नाम कुछ अलग देना है, तो नाम अलग दे देते हैं। अब बोलेगा इसका ईमेल आईडी क्या रखना है, तो root@abnetTech.net ये ईमेल आईडी रख दो। अब इसके लिए पासवर्ड क्या रखें, तो अभी प्लान हो चुका था 1 से लेके 5 तक है ना, तो हमने 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड डाल दिया। क्या हुआ, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब सुपर यूज़र बन गया है। अब इसको चेक करना अगर है तो हम किसको रन करेंगे, पाइथन manage.py, और उसके बाद क्या लिखेंगे,
रन सर्वर क्लिक कर दें इस पे और यहाँ क्या लिखेंगे अब हम लोग /admin यूज़र में क्या डालेंगे रूट, पासवर्ड में क्या डालेंगे abc@12345। अब देखना एक सुंदर सा बेहतरीन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सी पैनल मिल जाएगा, एक कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के ये रूट यूज़र कोई यूज़र अकाउंट बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, मिटा सकता है, सारा कुछ मैनेजमेंट कर सकता है। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहे तो लॉग आउट कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, साइट विजिट करना चाहे साइट विजिट कर सकता है, जो करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है। ये पूरा एक सी पैनल मिल गया, एडमिन पैनल मिल गया। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ें ये करनी है कि हम चाहते हैं कि हमारा HTML का पेज, अभी तक हम लोग व्यू और ये बनाए हैं, हम लोग व्यू बनाए हैं, URL बनाए हैं, कुछ नहीं बनाए अभी। तो हमें अब व्यूज़ बनाना है, URL बनाना है, लेकिन लगता नहीं है कि अब समय है। तो कल के लिए रखें कि बस एक पेज रेंडर करवा के दिखा दें तुम लोगों को, एगो दिखा देते हैं, फिर बाद में डीपली हम बताएंगे। अब क्या बताते हैं, देखो अभी यहाँ पे एडमिन लिखने पे क्यों खुल रहा है जानते हो? एडमिन लिखने पे इसलिए खुल रहा है क्योंकि URL में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, URL। अगर एडमिन के जगह पे कुछ और लिख देंगे तो जो लिखेंगे उसी से खुलेगा। अगर एडमिन के जगह पे मान लो कि हम लिख देते हैं टेस्ट, तो अब क्या लिखेंगे तब खुलेगा, ही बताओ। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा ऐसे जाकर के एडमिन लिखें, एडमिन और एंटर मारेंगे तो ना खुलेगा। क्या है भाई, इसका नाम बदल के क्या कर दिए हैं, URL बदल के क्या कर दिए हैं, अब टेस्ट लिखेंगे तब खुलेगा। तो ये समझाने के लिए था कि हम ऐसे ही कुछ URL बनाना चाह रहे हैं, तो बना सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन अभी टारगेट ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, तो लोग को टू द पॉइंट बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स वाला HTML का पेज है वो खुले। जब वेबसाइट खुले तो ये ससुरा का खुलता है, इसे अच्छा नहीं लगता है, ये लग रहा है कि रॉकेट वॉकेट उड़ रहा है, ये सब नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा फ्रंट पेज, हमारा लैंडिंग पेज खुले जब हमारा साइट रन हो। कैसे करेंगे? तो टू द पॉइंट हम लोग यही बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, पहले ही बताया है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास पहुंचता है, जैंगो सर्वर के पास URL। अब वो URL किसको दिया जाता है, किसको, व्यूज़ को जाता है। अब व्यूज़ तय करेगा कि भैया कैसे होगा, तो यहाँ व्यूज़ के नाम से कोई फाइलो बनल है ना, तो काम होगा अपना ना। तो क्या कर लें, तो काजल भी बता देगी। तो यहाँ एक फाइल बनाएंगे हम लोग, किस नाम से, व्यूज़ के नाम से, और डॉट क्या देंगे, पाइथन का फाइल बनेगा। यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट्स import, और import यहाँ हमें करना है रेंडर को, किसको, रेंडर को। मतलब कि हमें django डॉट शॉर्टकट से इंपोर्ट करना होगा रेंडर मॉड्यूल। हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे बनता है पाइथन में, ऑलरेडी जानते हो ना। फंक्शन का नाम क्या रखें, होम रख दें का, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मुझे एक डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रिक्वेस्ट, एज अ आर्गुमेंट डाल देंगे रिक्वेस्ट। अब करना क्या है मुझे, अब मुझे करना ये है कि भाई तू क्या कर दे, रिटर्न कर दे। क्या कर दो, रिटर्न कर दो, किसको, रेंडर को। और यहाँ दो पैरामीटर डालना पड़ता है। पहला तो डालना होता है रिक्वेस्ट, पहला क्या डालना होता है, रिक्वेस्ट, और दूसरा डालना होता है पेज, दूसरा डालना होता है पेज। किस पेज को रिडायरेक्ट करना है, तो पेज जो रिडायरेक्ट करना है उसका नाम है इंडेक्स डॉट, अब इसको सिंगल या डबल कोट में लिख दोगे, इंडेक्स डॉट HTML। लेकिन अभी ये खुलेगा नहीं बुआ, अभी तो तुमने ये कर दिया। अब इस फंक्शन को तो कॉल ना करे पड़ेगा, कहाँ जा करके, URL में। कहाँ जा करके,
URL में, तो URL में आओगे और यहाँ पहले से एक पैटर्न है बना हुआ, एक पाथ है बना हुआ, एक दूसरा पाथ बनाओगे और यहाँ क्या डालोगे, कुछ हो ना। अब कुछ हो ना क्यों, क्योंकि हम कोई एड्रेस थोड़ी डालना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि बस इतना लिखे, तो इसके आगे कुछ जोड़ना तो नहीं चाहते हैं स्लग, नहीं, बिना कुछ जोड़े हुए बस मैं IP लिखूँ और पोर्ट नंबर लिखूँ तब खुल जाए। तो यहाँ क्या रखोगे, जैसे एडमिन लिखे तो वैसे कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, बस स्लग, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है। इवन कि इसके बीच में कोई स्पेस भी नहीं दोगे, नहीं तो फिर इशू आएगा, जैसे कि वो कौन करके रखी थी बताओ, हाँ वो हिसाब नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ बताना है कि कौन से फंक्शन को, तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे होम। फंक्शन किस नाम से बनाए हो, होम के नाम से बनाए, लेकिन यहाँ तो इंपोर्ट किया नहीं हूँ, तो मुझे करना होगा फ्रॉम अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, देव P1, और उसमें से इंपोर्ट किसे करना है, इंपोर्ट करना है होम को। इंपोर्ट किसे करना है, होम को। तो अगर होम को इंपोर्ट किए तो डायरेक्ट हम होम को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ऐसे। क्लियर। अब लेकिन अभी भी एक इशू है। क्या इशू है भाई, अब इसके सेटिंग में जाकर के आपको स्टैटिक को अलाउ भी करना पड़ेगा, जो अभी अलाउ नहीं किया गया है। कहीं स्टैटिक है, हाँ ये रहा, टेम्पलेट्स दिख रहा है। अब टेम्पलेट्स में यहाँ किसी को अलाउ किया गया है, नहीं अलाउ किया गया। 2 मिनट और देख लीजिए ना, कुछ है तो। अब यहाँ लिखना होता है बेस डायरेक्टरी और कॉमा दे करके यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे दो जहाँ की आपका सारा HTML का पेज रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है, टेम्पलेट्स। बस ये हो गया सेटिंग में जा करके ये बताना कि HTML का सारा पेज कहाँ से उठाएगा, टेम्पलेट्स के अंदर से उठाएगा। सारा सेटिंग हो गया अपना। अब हम लोग वापस से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं। हमें यहाँ इंपोर्ट किसको कर लेना है, व्यूज को ना। इंपोर्ट किसे करना है, व्यूज को। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और नहीं अगर वैसे लिखना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा डॉट व्यूज। अगर इस स्टाइल में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, माय बैड। अब ये एरर नहीं आएगा। हमने बता दिया कि हमारे प्रोजेक्ट में व्यूज नाम का एक मॉड्यूल होगा, उस मॉड्यूल से किस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेना है, होम वाले को। ये ऑलरेडी इंपोर्ट करने का सारा तरीका मैं बता चुका हूँ जब आपको पाइथन पढ़ा रहा था। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। आकर के देखो क्या बात है, यही ना था, आ चुका। वेलकम टू अपनेट ही लिखे थे ना, किसके अंदर लिखे थे ये बात हमने लिखा था इंडेक्स के अंदर, वेलकम टू अपनेट। अब मान लो कि ये यही वाला है, इसको समझाने के लिए अगर हम CSS लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन चलो कल करते हैं उस चीज़ को। अभी इतना क्लियर है, इतना कम नहीं है, इसको ढंग से बनाओ, कल इसके